हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक नर्सेस टू जीएन स्पेशल। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग कल अबॉर्शन डिस्कस कर रहे थे, यानी कि गर्भपात डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने जो स्वतः गर्भपात होते हैं या फिर जो स्पॉन्टेनियस गर्भपात होते हैं या अबॉर्शन, उसके बारे में हमने सारा डिस्कस कर लिया था। और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो प्रेरित गर्भपात होगा, या फिर इंग्लिश में उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड, यानी कि ऐसा गर्भपात जो हम लोग खुद करवाते हैं, खुद से नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। अब हमारा शुरू होगा इंड्यूस्ड एबॉर्शन, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेरित गर्भपात। तो प्रेरित गर्भपात क्या होता है? प्रेरित गर्भपात किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रेगनेंसी की 20 सप्ताह की अवधि से पूर्व ही, जब गर्भस्थ शिशु स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने में असमर्थ हो, प्रेगनेंसी का जानबूझकर समापन कर देना, ये प्रेरित गर्भपात कहलाता है। यानी कि इसमें हम लोग बच्चे का जो है वो एबॉर्शन के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एबॉर्शन तब कहते हैं हम लोग जबकि जो बच्चा है वो जीवन जीने लायक नहीं रहता है, यानी कि वो या तो 20 सप्ताह से कम का होता है, या फिर उसका वज़न जो है वो 500 ग्राम से कम होता है। तब जो वो बच्चा जब बाहर निकल जाता है तो उसको हम बोलते हैं गर्भपात। वो खुद से भी निकल सकता है, हम निकाल भी सकते हैं उसको। तो खुद से जो निकलता है उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो होता है कि जानबूझकर समापन करना, यानी कि हम लोग जानबूझकर बच्चे को बाहर निकालते हैं। ऐसा इसका उद्देश्य जो है वो उचित या अनुचित दोनों हो सकता है, मतलब कि कुछ सही रीजंस भी हो सकते हैं, कुछ गलत रीजंस भी हो सकते हैं इसको बाहर निकालने के। अगर दूसरे शब्द में कहें तो प्रेरित गर्भपात कानूनी अथवा गैर कानूनी दोनों हो सकता है। ये कानूनी भी हो सकता है, गैर कानूनी भी हो सकता है। और भारत में जो प्रेरित गर्भपात है या फिर इंड्यूस्ड एबॉर्शन है, इसको अगर कानूनी ढंग से किया जाए तो उसको बोला जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। इसके तहत किया जाता है तो इसे कानूनी माना जाता है, यानी कि इसको बोलते हैं शॉर्टकट में MTP एक्ट। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसके अनुसार करेंगे तो ये हो जाएगा कानूनी। फिर इसमें क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है ये आया था, ये एक्ट जो है ये 1971 में एक्ट ये पास हुआ था, और 1 अप्रैल 1972 से इसको लागू कर दिया गया था। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि अगर पास होने का पूछा जाएगा कि ये कब पास हुआ था तो 1971 में, कब लागू हुआ था तो 1972 में। इस रूल्स और एक्ट को जो है 1975 में रिवाइज किया गया था, मतलब इसको फिर से इसमें संशोधन किया गया था। फिर MTP एक्ट के अनुसार गर्भावस्था की 20 सप्ताह से पूर्व अवधि के दौरान माँ के स्वास्थ्य एवं जीवन की रक्षा हेतु रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा जानबूझकर एबॉर्शन की प्रक्रिया को प्रेरित किया जाता है। तो इसमें 2-3 पॉइंट ध्यान देने वाली है। सबसे पहली बात कि ये 20 सप्ताह से पहले होता है, ठीक है, माँ के स्वास्थ्य के या जीवन की रक्षा के लिए होता है। दूसरा पॉइंट ये, पहला ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखेंगे। फिर इसके 3 स्थितियों के बारे में स्पष्ट मार्गदर्शन करना है। वही 3 स्थितियाँ हैं कि इसमें 3 चीज़ें बताई गई है। पहला चीज़ ये बताया गया है कि वो कौन सी स्थिति है, वो यानी कि वो कौन सा स्थिति है जिसके दौरान गर्भावस्था का समापन किया जा सकता है, वो स्थिति के बारे में बताता है ये एक्ट। फिर वो कौन व्यक्ति है जो कि गर्भावस्था का समापन कर सकता है, कौन कर सकता है समापन, और किस जगह पर, यानी कि वह किस स्थान पर कर सकता है गर्भावस्था का समापन, यानी कि कौन सी स्थिति में हो सकता है, कौन व्यक्ति कर सकता है और किस जगह पर कर सकता है, इसके बारे में बताया गया है। तो पहले हम देखते हैं कि वो कौन सी स्थिति है। तो पहला स्थिति है कि अगर प्रेगनेंसी को जारी रखने से गर्भवती महिला, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उसके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो, यानी कि अगर प्रेग्नेंट महिला को अगर खतरा है तो पहला स्थिति तो ये होगी, खतरा है तो इसको किया जा सकता है। फिर दूसरा कंडीशन क्या है कि जब बालक में होने वाली ऐसी शारीरिक अथवा मानसिक असामान्यताओं होने की संभावना हो जिससे कि वह विकलांग हो सकता है। तो अगर पहले ही पता चल जाए कि वह विकलांग होगा, ठीक है, बच्चा पैदा जो होगा वो विकलांग पैदा होगा, तो इसको इस स्थिति में किया जा सकता है। और तीसरा है कि अगर बलात्कार के कारण अगर महिला प्रेग्नेंट हुई थी, यानी कि कोई रेप विक्टिम है महिला और वो प्रेग्नेंट हो गई है, ठीक है, तो उस महिला का जो है वो किया जा सकता है। चौथा है जब कोई गर्भ निरोधन का जो है ना इस्तेमाल किया जा रहा था, मान लीजिए कि महिला जो है वो कॉपर टी लगाई हुई थी और कॉपर टी सही से काम नहीं किया और वो महिला प्रेग्नेंट हो गई, या फिर कोई दूसरा गर्भ निरोधक चीज़ें, वो मान लीजिए कि कोई दवाई खा रही थी, गर्भ निरोधक दवाई, और उसके असफल होने के कारण अगर वो प्रेग्नेंट हो गई है,
तो उस सिचुएशन में भी किया जा सकता है। तो 4 सिचुएशन हो सकता है कि जब हम कर सकते हैं। पहला तो महिला को जान को खतरा है, या फिर बच्चा विकलांग पैदा हो सकता है, या फिर रेप के कारण हुआ है, या फिर कोई गर्भ निरोधक का साधन का इस्तेमाल किया जा रहा था पर वो सफल नहीं हुआ। फिर दूसरा है कि कौन समापन कर, गर्भावस्था का समापन कौन कर सकता है। तो स्थिति के बारे में हम लोग जान लिया, अब हम देखेंगे कौन कर सकता है। तो सबसे पहला कि वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, यानी कि जो वो कर सकता है वो कौन कर सकता है, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है। सिर्फ रजिस्टर्ड होने से नहीं हो जाता है, इसके बाद भी कुछ कुछ पॉइंट्स हैं कि रजिस्टर्ड होने के साथ साथ वो कम से कम 25 MTV प्रक्रिया को असिस्ट कर चुका होना चाहिए, कि जो 25 MTV प्रक्रिया को पहले से असिस्ट कर चुका है, मतलब कि उसमें सहायता कर चुका है और उसके पास सर्टिफिकेट है, तभी वो कर सकता है। दूसरा, रजिस्टर्ड होने के साथ साथ उसने ऑब्स्टेट्रिक्स या गायनेकोलॉजी में 6 महीने तक हाउस सर्जन की ट्रेनिंग ले रखी है। वो 6 महीने तक ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी में हाउस सर्जन के रूप में काम कर चुका है, या फिर उसका ट्रेनिंग ले चुका है, तो वो कर सकता है। ये 3 पॉइंट जो है ना, इन तीनों में से कोई एक भी पॉइंट अगर कोई कर रहा है फुलफिल, तो वो कर सकता है। तो या तो उसने 25 MTP में सहायता कर चुका है, या फिर वो 6 महीने तक हाउस सर्जन बन के रह चुका है, फिर उसके बाद उसने ऑब्स्टेट्रिक्स या गायनेकोलॉजी में डिप्लोमा या डिग्री कोर्स कर रखा हो। तो उसने जो है डिप्लोमा या डिग्री कोर्स कर रखा है, तब वो कर सकता है। ठीक है। फिर गर्भावस्था का समापन कहाँ किया जा सकता है, यानी कि हम लोग अब जगह के बारे में बात करेंगे कि किस जगह पे किया जा सकता है। तो इस एक्ट के अनुसार केवल जो है सरकारी अस्पताल या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जगह अस्पताल, या तो सरकारी अस्पताल होना चाहिए या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल होना चाहिए, तभी वहाँ पे किया जा सकता है। फिर इसके बाद कुछ विशेष बिंदु है इसके बारे में कि महिला का कंसेंट लेना अति आवश्यक है, हालांकि उसके पति की सहमति आवश्यक नहीं होती है। उसका पति बोले या ना बोले, पर महिला बोल रही है तो हो सकता है। फिर 18 वर्ष से कम की अगर जो महिला है तो उसको, या फिर अविवाहित महिला है और 18 वर्ष से कम की अविवाहित अगर महिला है जिसकी शादी नहीं हुई है और 18 साल से कम उम्र है, तो उसको माता पिता के साथ या फिर कानूनी संरक्षक जो उसके हैं, जो लीगल गार्डियन हैं उसके, अगर माता पिता नहीं है तो कोई तो गार्डियन होंगे, तो उसके सहमति के पश्चात ही किया जा सकता है। फिर मानसिक रूप से अस्वस्थ या फिर जिसको लोनेटिक महिला बोलते हैं, या फिर मानसिक रूप से जो अस्वस्थ महिला होती है, उसका जो है उसके माता पिता अथवा कानूनी संरक्षण के सहमति के पश्चात किया जा सकता है। फिर गर्भावस्था का समापन 20 सप्ताह की अवधि से पूर्व ही किया जाना चाहिए। हमेशा 20 सप्ताह से पहले ही किया जाता है, और यदि 12 सप्ताह से अधिक है तो अगर पहले तो 20 सप्ताह के बाद ही होगा, 20 सप्ताह के बाद होगा नहीं, और अगर 0 से 12 फिर 12 से 20, ठीक है। तो अगर 12 सप्ताह तक का है, ठीक है, प्रेगनेंसी अगर 12 सप्ताह तक का है तो एक जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उससे हो सकता है, पर वो 12 से अगर 20 सप्ताह तक का है तो इसमें दो मेडिकल प्रैक्टिशनर का ज़रूरत होता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि इसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं, किस किस तरह से किया जा सकता है। तो पहला है कि 12 सप्ताह की अवधि तक, और दूसरा है कि 13 से 20 सप्ताह की अवधि तक। तो हो जाएगा फार्माकोलॉजिकल मेथड। 12 सप्ताह से पहले क्या क्या कर सकते हैं, तो दवाई के रूप में कर सकते हैं, जैसे कि मिफेप्रिस्टोन या फिर मिफेप्रिस्टोन और मिजोप्रिस्टोल, फिर टोमोक्सीफेन, तीसरा हो गया टोमोक्सीफेन या मिजोप्रिस्टोल। फिर सर्जिकल मेथड्स की मैं अगर बात करें 12 सप्ताह से पहले, तो मेंस्ट्रुअल एस्पिरेशन करते हैं, या फिर मैनुअल वैक्यूम कर सकते हैं एस्पिरेशन, फिर सक्शन इवैक्यूएशन कर सकते हैं, या फिर D&D कर सकते हैं। फिर अगर 13 से 20 सप्ताह, इसको हम डिटेल में अभी देखेंगे तो हड़बड़ाना नहीं है। 13 से 20 सप्ताह की अगर अवधि की बात करें तो उसमें दवाई कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन, इंट्रा एमनियोटिक इंस्टिलेशन, फिर एक्स्ट्रा एमनियोटिक इंस्टिलेशन, फिर होता है ऑक्सीटोसिन ड्रिप। और अगर सर्जिकल मेथड्स की बात करें तो हिस्टेरेक्टोमी। तो ये 13 से 20 सप्ताह का हो गया, ये 12 सप्ताह तक का हो गया। तो अगर हम सब मेथड्स को अलग अलग देखें तो सबसे पहले आता है कि पहला ट्राइमेस्टर, यानी कि 12 सप्ताह से पहले, और उसमें भी सबसे पहले दवाई वाला, यानी कि फार्माकोलॉजिकल मेथड। तो उसमें सबसे पहला आता है मिफेप्रिस्टोन। तो जो मिफेप्रिस्टोन है, यहाँ पे देखिए, जो मिफेप्रिस्टोन है वो 600 mg दिया जाता है मुंह के द्वारा, ठीक है। और ये देने के बाद 4 घंटे के अंदर जो है वो प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन या फिर जो निषेचन का उत्पाद है वो बाहर आ जाता है, यानी कि एबॉर्शन हो जाता है। और यदि एबॉर्शन नहीं होता है तो इसके साथ मिजोप्रिस्टोल का भी यूज किया जा सकता है, जो कि हमारा दूसरा है कि पहले मिफेप्रिस्टोन को हमने दे दिया एक दिन, और अगर उसने नहीं काम किया तो तीसरा दिन, यानी कि इसके 2 दिन के बाद
400 म्यूग्राम जो होता है वो मीजोप्रिस्टॉल दिया जाता है, ठीक है। और इसके बाद 4 घंटे में नॉर्मली हो जाता है बाहर, ठीक है। और अगर इन दोनों के मेथड्स को जो है ये गेस्टेशन के 7 सप्ताह के दौरान उपयोग करने पर ही ये अधिक कामयाब होते हैं। मतलब कि जो प्रेगनेंसी है वो अगर 7 सप्ताह यानी कि जो 7 वीक है उससे पहले का है तभी काम करेगा सही से, ठीक है। अगर 7 से ज़्यादा का है तो फिर सही से काम नहीं करेगा। फिर जो अगला जो है हमारा मेथड वो है टोमोक्सिफेन और मीजोप्रिस्टॉल। इसका यूज जो है वो 9 सप्ताह की अवधि तक कर सकते हैं। जो पहला वाला था हमारा ये 7 सप्ताह तक था यूज कर सकते थे, इसको 9 सप्ताह तक यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत भी उसी तरह से दवाई खिलाते हैं कि पहले जो है 4 दिन तक टोमोक्सिफेन यूज करते हैं, पहले 4 दिन तक टोमोक्सिफेन यूज करते हैं और उसके बाद फिर मीजोप्रिस्टॉल जो है वो वेजाइना के थ्रू डालते हैं हम लोग। इसमें खाना ही था, पहले मिफेप्रिस्टोन खाना था, फिर तीसरे दिन मीजोप्रिस्टॉल। इसमें क्या था कि पहले 4 दिन तक टोमोक्सिफेन खाना है, फिर मीजोप्रिस्टॉल खाना है, मीजोप्रिस्टॉल वेजाइना के थ्रू देना है, ठीक है। फिर इसके अलावा जो चौथा मेथड है इसमें क्या है कि इसके अलावा मिथोट्रेक्सेट और मीजोप्रिस्टॉल के कॉम्बिनेशन का भी उपयोग किया जा सकता है। मतलब डॉक्टर अपने हिसाब से उपयोग करते हैं, इसको कभी भी अपने से नहीं लेना चाहिए, हमेशा डॉक्टर से पूछ के उनसे सलाह लेने के बाद ही करना चाहिए। फिर दूसरा जो हमारा मेथड है वो है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या है, सबसे पहला जो हमारा मेथड है सर्जिकल में वो है मेंस्ट्रुअल एस्पिरेशन और रेगुलेशन। एस्पिरेशन का मतलब होता है खींचना। इसमें क्या किया जाता है कि मैनुअली जो वैक्यूम एस्पिरेशन का, इसे मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन भी कहते हैं, इस प्रक्रिया के दौरान एमेनोरिया के 6 से 7 सप्ताह की अवधि के अंदर, ये भी 6 से 7 सप्ताह की अवधि के अंदर करना है, ठीक है। अंदर 5 से 6 mm का जो फ्लेक्सिबल वैक्यूम कैनुला होता है और 50 ml वाली प्लास्टिक सिरिंज के द्वारा एंडोमेट्रियम गुहा यानी कि एंडोमेट्रियम कैविटी जो होता है उसका एस्पिरेशन किया जाता है, जिसके द्वारा कि गर्भावस्था समाप्त हो जाता है। यह एक ओपीडी प्रक्रिया है और ये डायलेटेशन और इवैक्यूएशन जो हम लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़ा था उसकी तुलना में ये बहुत ज़्यादा सुरक्षित है, ठीक है। फिर होता है सक्शन एविक्यूएशन। सक्शन एविक्यूएशन में क्या होता है, इसके दौरान सक्शन मशीन के साथ, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, वो मैनुअल था, मतलब कि उसमें हम लोग हाथ से कर रहे थे या फिर खुद से कर रहे थे। इसमें जो सक्शन एविक्यूएशन है इसको मशीन से किया जाता है, ठीक है, इसको मशीन से किया जाता है। एक कैनुला फिट कर देते हैं उसके साथ और उसको खींच लेते हैं सक करके, उसमें हम हाथ से खींच रहे थे। फिर ये प्रेग्नेंट यूट्रस को खाली करने का सबसे क्विक और एफिशिएंट तरीका है। क्विक मतलब जल्दी से, एफिशिएंट मतलब कि बहुत अच्छे से काम करने वाला मेथड। फिर इससे पहले तैयारी क्या करना होता है, तो महिला को बोलते हैं ब्लैडर खाली करने के लिए उसको सिडेशन के लिए 5 से 10 mg जो है डाइज़ापाम देते हैं, IM लगा देते हैं उसको, और फिर महिला को पारा सर्वाइकल एनेस्थीसिया भी दिया जाता है। सर्वाइकल रीजन में एनेस्थीसिया दिया जाता है जो कि सर्विक्स के आसपास जो है वो उसका एनेस्थेसाइज हो जाता है और उसको सुन्न हो जाता है एक तरह से। फिर लिथोटॉमी पोजीशन में लेटा देते हैं। लिथोटॉमी पोजीशन आपको पता होगा कि लेट के और दोनों पैर को एक तरफ इधर एक तरफ इधर ऐसे कि महिला लेटी रहती है, तो इस तरह से कर देते हैं। जो डिलीवरी के टाइम पे भी अक्सर यही पोजीशन यूज किया जाता है। फिर जो पेरिनियल एरिया को साफ़ किया जाता है लिथोटॉमी पोजीशन में लेटा के। फिर उसके बाद स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का यूज करके इसको प्रक्रिया को किया जाता है। फिर प्रक्रिया करने में क्या करते हैं, तो यूट्रस के आकार एवं स्थिति का, सर्विक्स की स्थिति का पता लगाने के लिए बायमैनुअल पेल्विक परीक्षण किया जाता है। बायमैनुअल की मतलब हाथ से, दोनों हाथ का इस्तेमाल करके एक हाथ को वेजाना के अंदर डालते हैं, दूसरे हाथ को ऊपर से पकड़ के पता करते हैं कि जो उसका स्थिति कैसा है, सर्विक्स का और यूट्रस का आकार और स्थिति पता करते हैं। फिर वेजाना में पोस्टीरियर वेजानल स्पेकुलम को प्रवेश किया जाता है। जो वेजानल स्पेकुलम होता है उसको प्रवेश कराया जाता है वेजाना में। फिर एलिस फोर्सेप के द्वारा एंटीरियर लिप को पकड़ा जाता है और यूट्राइन कैविटी की लंबाई नापने के लिए यूट्राइन साउंड को प्रविष्ट कराया जाता है। फिर महिला को 0.2 mg मिथार्जिन IV द्वारा दिया जाता है। फिर प्लास्टिक सक्शन कैनुला को सक्शन मशीन में फिट करके गर्भाशयी गुहा में प्रवेश करा दिया जाता है और सक्शन कैनुला का टिप गर्भाशयी गुहा के मध्य में होना चाहिए। जो गर्भाशयी गुहा यानी कि जो यूट्राइन कैविटी होता है उसके मध्य में, जैसे कि अगर ऐसे करके बात करें, ये हो गया हमारा गर्भाशय, तो ये कैनुला जो है इसको अंदर डालते हैं और इसका मुंह जो है ये पूरा बीच में रहता है, ठीक है, इस बीच में रखेंगे और उसके बाद फिर इसको खींच लेंगे। फिर सक्शन को चालू कर दिया जाता है और प्रेशर 600 mm ऑफ HG यानी कि इसका प्रेशर जो होगा 600 mm ऑफ HG। फिर सक्शन के दौरान गर्भाशयी गुहा में स्थिति सक्शन कैनुला को सभी आगे पीछे तरफ घुमाते रहना चाहिए, मतलब कि इसके अंदर डाल के उसके बाद फिर
इधर भी घुमाएंगे, इधर भी, हर तरफ घुमा घुमा के सक्शन कर लेंगे, चाहे कि कहीं पे भी अगर इम्प्लांटेशन हुआ है तो वो सक हो सके। फिर निषेचन का उत्पाद जो है वो सक्शन बोतल में दिखाई देने लगता है। जब निषेचन होता है जो भी उत्पाद आता है हमें दिखने लगता है वो। फिर सक्शन कैनुला का मटेरियल का आना बंद हो जाए तो प्रक्रिया बंद कर देनी चाहिए और फिर वैक्यूम को बंद कर देना चाहिए। इसके बाद सक्शन कैनुला को यूट्राइन कैविटी से बाहर निकाल देना चाहिए। सामान्यतः सक्शन की समाप्ति पर स्मॉल फ्लशिंग क्यूरेट द्वारा गर्भाशयी गुहा को क्यूरेट करना चाहिए। क्यूरेट मतलब कि अब मैंने कल भी बताया था खुरेदना होता है, ठीक है। तो जो स्मॉल फ्लशिंग क्यूरेट के द्वारा उसको खुरेदते हैं, फिर सक्शनिंग बंद कर एक बार फिर से सक्शन कर लेते हैं, जो भी खरीदने के बाद बचता है उसको फिर से कर लेते हैं। फिर वल्वा के ऊपर स्टेराइल पैड रख देते हैं क्योंकि ब्लीडिंग वगैरह थोड़ा आता है तो। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो है डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन। इसके अंतर्गत सबसे पहले सर्विस को डायलेट किया जाता है, फिर गर्भाशय का जो है इवैक्यूएट किया जाता है। इवैक्यूएट मतलब कि बाहर निकालते हैं, खाली करते हैं। फिर निषेचन के उत्पाद को यूट्रस से बाहर निकाला जाता है। और डायलेटेशन इवैक्यूएशन की प्रक्रिया 2 विधियों द्वारा की जाती है, एक तो 1 स्टेज मेथड, दूसरा 2 स्टेज मेथड। तो ये जो प्रक्रिया हमने डिस्कस किया अभी कि पहले विस्तारण करते हैं, फिर खाली करते हैं, फिर इसको यूट्रस से बाहर निकाल लेते हैं, तो वो 2 स्टेज मेथड मतलब किया जाता है। एक तो 1 स्टेज मेथड, दूसरा 2 स्टेज मेथड। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि एक ही सीटिंग के दौरान पहले सर्विस का विस्तारण डायलेटेशन कर दिया जाता है, फिर यूट्रस के निषेचन को बाहर निकाल दिया जाता है। इसे विस्तृत अध्ययन करने अगले अध्याय में किया जाएगा। इसको नेक्स्ट जो है चैप्टर उसमें अच्छे से बताया जाएगा कि कौन कैसे किया जाता है। पर एक ही बार अगर महिला आती है, एक ही बार में उसका सारा काम हो जाता है, एक ही सीटिंग में। 2 स्टेज में क्या होता है कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इस विधि के अंतर्गत डायलेटेशन इवैक्यूएशन की प्रक्रिया को 2 चरण में पूरा किया जाता है। प्रथम स्टेज के दौरान सर्विस का डायलेशन किया जाता है, पहला स्टेज में डायलेशन, जबकि दूसरी स्टेज के दौरान निषेचन और उत्पाद को बाहर निकाला जाता है, ठीक है, अर्थात इवैक्यूएशन किया जाता है। इसका विस्तृत अधिकार जो है जानकारी हम अगले अध्याय में देखेंगे। फिर 13 से 20 सप्ताह की अवधि के दौरान अभी हम लोगों ने 12 सप्ताह तक का देखा कि पहले हमने दवाई वाला देखा कि मिफेप्रिस्टोन देते हैं, फिर मिफेप्रिस्टोन मिजाप्रिस्टोल देते हैं, फिर ये दवाई देते हैं। फिर सर्जिकल मेथड में मैनुअल एस्पिरेशन यानी कि खुद से एस्पिरेशन करते हैं। फिर दूसरा है कि मशीन से एस्पिरेशन करते हैं। फिर तीसरा है कि डायलेटेशन इवैक्यूएशन करते हैं। इसमें भी हम लोगों ने 2 मेथड पढ़ा, 1 स्टेज मेथड, 2 स्टेज मेथड। एक ही बार में कर देंगे डायलेटेशन इवैक्यूएशन दोनों तो 1 स्टेज, 2 बार में करेंगे तो 2 स्टेज। फिर अब हम लोग देखेंगे 13 से 20 सप्ताह की अवधि के दौरान कैसे करते हैं। तो इसमें लगभग कुछ जो विधि है ये है दवाई वाला, प्रोस्टाग्लैंडिन, इंट्रा एमनियोटिक इंस्टिलेशन, एक्स्ट्रा एमनियोटिक इंस्टिलेशन, ऑक्सीटोसिन ड्रिप और सर्जिकल मेथड में फिर हिस्टेक्टोमी। सबसे पहले प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन आप लोग को पता होगा कि ये भी जो है ये क्या होता है, संकुचन को बढ़ाता है, संकुचन को बढ़ा देता है। तो इसको कैसे यूज करते हैं। तो 13 से 20 सप्ताह की अवधि के दौरान गर्भावस्था का समापन हेतु प्रोस्टाग्लैंडिन का उपयोग बहुत मात्रा में किया जाता है, बहुत आयात में किया जाता है। और गर्भावस्था के समापन के उपयोग में लिए जाने वाले प्रोस्टाग्लैंडिन जो अलग अलग प्रोस्टाग्लैंडिन है उसका नाम है, जैसे कि मिजोप्रिस्टॉल, कार्बोप्रोस्ट, डाइनोप्रोस्टोन और उनके एनालॉग, और इसके साथ भी और भी जो साथ में काम करने वाले हैं वो। फिर जो कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्रोंकियल अस्थमा, जो ब्रोंकियल अस्थमा वाले पेशेंट होते हैं उस महिला में इसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका बस एक ही उपयोग है कि हम इसमें नहीं कर सकते, बाकी सब में यूज कर लेते हैं। फिर इंट्रा एमनियोटिक इंस्टिलेशन, इंट्रा एमनियोटिक इंस्टिलेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले तो हाइपरटोनिक सलाइन, फिर हाइप्रोस्मोटिक यूरिया, फिर प्रोस्टाग्लैंडिन, फिर हाइपरटोनिक डेक्स्ट्रोज। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इंट्रा एमनियोटिक इंस्टिलेशन कर सकते हैं। इंट्रा एमनियोटिक मतलब कि इंट्रा मतलब कि अंदर, एमनियोटिक मतलब कि एमनियोटिक कैविटी जो बात हम लोग करेंगे। फिर इंस्टिलेशन का मतलब अंदर डालना, जो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इंट्रा एमनियोटिक कैविटी में डालते हैं। फिर आता है हमारा हाइपरटोनिक सलाइन का इंट्रा एमनियोटिक इंस्टिलेशन, यानी कि हम लोग सबसे पहला पढ़ रहे हैं हाइपरटोनिक सलाइन का इंट्रा एमनियोटिक इंस्टिलेशन। इसके क्या करते हैं, इस प्रक्रिया के दौरान एमनियोसेंटेसिस करने के पश्चात एमनियोटिक सैक में नीडल के द्वारा पॉलीथीन की पतली ट्यूब प्रविष्ट कराई जाती है। कि इसको पहले एमनियोसेंटेसिस कर लेते हैं, फिर एमनियोटिक सैक में नीडल डाल के और एक पतला सा ट्यूब डाल देते हैं। उसके बाद रुई को बाहर निकाल लिया जाता है, जो रुई होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। अब पॉलीथीन ट्यूब को ड्रिप सेट से जोड़ दिया जाता है। ड्रिप सेट मतलब जो बोतल होता है उससे जोड़ दिया जाता है, और ड्रिप में हाइपरटोनिक सलाइन जो है वो डाल दिया जाता है। इसका फिर इंस्टॉलेशन करते हैं
और इसकी आवश्यक मात्रा भरी होती है, जितना हमको ज़रूरत है उतना भरा हुआ रहता है। और हाइपरटोनिक सेलाइन के इंस्टॉलेशन की जाने की मात्रा की गणना निम्न प्रकार से करते हैं। तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हमको कितना फ्लूइड देना है अंदर, तो उसकी मात्रा जानने के लिए गेस्टेशन एज की सप्ताह अवधि, जो गेस्टेशन एज है, मान लीजिए कि अगर कोई 13 सप्ताह के 13 से 20 के बीच में अगर कोई भी सप्ताह है, जो मान लेते हैं कि 14 सप्ताह है, ठीक है, इंटू 10 ml, तो इंटू 10 ml, तो सप्ताह में लिख दिए 14 सप्ताह और फिर 10 ml, मतलब कि 140 ml जो है हाइपरटोनिक फ्लूइड हम लोग देते हैं। फिर हाइप्रोस्मोटिक का इंट्रा एमनियोटिक इंस्टॉलेशन, हम लोग हाइपरटोनिक पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे हाइपरस्मोटिक एमनियोटिक इंस्टॉलेशन, इंट्रा एमनियोटिक इंस्टॉलेशन। इसमें क्या करते हैं कि गर्भावस्था के समापन के लिए 40% यूरिया का घोल, 40% यूरिया का घोल मिला के, और उसके बाद इसके साथ सिंटोसिनोन ड्रिप भी आईवी के साथ जोड़ दिया जाता है। मतलब कि हाइपर ऑस्मोटिक जो होता है, हाइपर ऑस्मोटिक प्लस सिंटोसिनोन, इन दोनों को मिला के, ठीक है, ड्रिप जोड़ देते हैं। और इसके लिए क्या यूज करते हैं, 40% यूरिया इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो 40% यूरिया और सिंटोसिनोन दोनों को मिला के और डाल देते हैं अंदर। फिर प्रोस्टाग्लैंडिन भी अंदर डालते हैं, और अंदर जो डालते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, उसके लिए यूज करते हैं ये वाला प्रोस्टाग्लैंडिन, यानी कि अल्फा कार्बोप्रोस्ट ट्रोमेथामाइन, ठीक है, अल्फा कार्बोप्रोस्ट ट्रोमेथामाइन, इसका उपयोग किया जाता है। इंस्टॉलेशन से पूर्व महिला की सर्विस को लिमिनेरिया टेंटों के द्वारा डायलेट किया जाता है। फिर इसका उपयोग हाइपरऑस्मोटिक यूरिया के कॉम्बिनेशन में किया जाता है, तो यह अधिक लाभप्रद रहता है। हालांकि आजकल कई प्रकार के प्रोस्टाग्लैंडिन उपलब्ध किया जाता है, जिनका उपयोग अलग अलग रूट्स के द्वारा किया जा सकता है। इनका इंट्रा एमनियोटिक इंस्टॉलेशन अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। जो प्रोस्टाग्लैंडिन है इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है इंट्रा एमनियोटिक इंस्टॉलेशन में। मतलब कि जो एमनियोटिक सेक होता है, बच्चा जब बनने वाला होता है ना, तो उस टाइम पे एमनियोटिक सेक, एमनियोन, कोरियोन, ये सारी चीज़ें बनती है। मैंने पहले डिस्कस किया है इसको, जब प्रेगनेंसी वाला चैप्टर था उसमें, नहीं तो आगे भी अगर डिस्कस करेंगे। तो जो एमनियोटिक सेक होता है ना, उसके अंदर यानी कि उसके इंट्रा इंस्टॉलेशन कराया जाता है ये सारे फ्लूइड्स। कभी प्रोस्टाग्लैंडिन करा देते हैं, या फिर हाइपरऑस्मोटिक करा देते हैं, या फिर हाइपरटोनिक करा देते हैं। तो ये सारे फ्लूइड को अंदर डाल देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि वो बाहर निकल जाता है। फिर हाइपरटोनिक डेक्सट्रोज, इसका उपयोग बहुत पहले किया जाता था, अब इसका यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। पहले इसका यूज किया जाता था हाइपरटोनिक डेक्सट्रोज का, अब नहीं करते हैं। फिर एक्स्ट्रा एमनियोटिक इंस्टॉलेशन, हमने इंट्रा पढ़ लिया और प्रोस्टाग्लैंडिन पढ़ लिया, अब हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा एमनियोटिक इंस्टॉलेशन। अर्ली सेकेंड जो ट्राइमेस्टर होता है, अर्ली सेकेंड ट्राइमेस्टर, यानी कि शुरुआत का जो दूसरा ट्राइमेस्टर होता है, मतलब कि चौथा पाँचवा हफ्ता जो होता है, उसके समापन के लिए एक्स्ट्रा एमनियोटिक इंस्टॉलेशन का यूज किया जाता है। इसके एजेंट का उपयोग किया जाता है, जैसे कि इथाक्रीडाइन लैक्टेट या फिर रिवानोल, ये सारे इसका यूज किया जाता है एक्स्ट्रा एमनियोटिक इंस्टॉलेशन के लिए। फिर चौथा जो है हमारा वो ऑक्सीटोसिन ड्रिप है, और टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए जो है इंट्रा एमनियोटिकली या एक्स्ट्रा एमनियोटिकली इंस्टॉल की जाने वाली दवाइयों के साथ जब ऑक्सीटोसिन ड्रिप का भी आईवी इन्फ्यूजन किया जाता है, तो एबॉर्शन की प्रक्रिया तेज हो जाती है। तो जो हम लोग इंट्रा या एक्स्ट्रा में जो डालते हैं फ्लूइड वगैरह, उसके साथ अगर ऑक्सीटोसिन को भी डाल देते हैं, तो ऑक्सीटोसिन से आप लोगों को पता होगा, ऑक्सीटोसिन एक नॉर्मल सा हार्मोन है जो कि माँ में बनता है। वो जो क्या बोलते हैं, जो माँ का दूध होता है ना, उसको रिलीज करवाने का काम करता है ये। और या फिर जो डिलीवरी के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन यानी तो संकुचन बोलते हैं इसको, संकुचन को बढ़ाने का काम करता है। तो अभी यहाँ पे जो हम लोग ऑक्सीटोसिन डाल देंगे ना, तो क्या होगा कि बहुत तेज़ी से संकुचन होने लगेगा, और डिलीवरी की प्रक्रिया या फिर एबॉर्शन की प्रक्रिया, डिलीवरी तो नहीं बोल सकते क्योंकि बच्चा नहीं निकलेगा, अबॉर्ट करवा रहे हैं, तो एबॉर्शन की प्रक्रिया तेज़ हो जाती है। फिर पाँचवा जो है हमारा सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में हमने एक ही पढ़ा था कि उसका जो सर्जिकल मेथड में हिस्टेरेक्टॉमी मतलब कि जो यूट्रस होता है, यूट्रस, तो उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो जब टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अन्य मेथड असफल हो जाए, जो सारे मेथड्स दूसरे मेथड्स हैं वो सही से काम नहीं करेंगे, तो उनका उपयोग कॉन्ट्रा इंडिकेटर हो, या फिर या तो वो काम नहीं कर रहे हैं,
या फिर उनको वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मतलब कि डॉक्टर ने मना कर दिया है कि वो सारे मेथड्स का यूज नहीं कर सकते हैं हम, तब गर्भावस्था के टर्मिनेशन के लिए हिस्टेरेक्टोमी का उपयोग किया जाता है। हिस्टेरेक्टोमी क्या होता है? वो एक सर्जिकल प्रक्रिया है जिसके द्वारा कि गर्भाशय से निषेचन के उत्पाद को, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्ट जो बना है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। यह सर्जिकल प्रक्रिया सामान्यतः उदर से होकर जाती है, हालांकि यह योनि मार्ग यानी कि वेजाइनल रूट से होकर भी इसका ऑपरेशन को किया जा सकता है। नॉर्मली जो है इसको पेट के ऊपर से कट करके बाहर निकाला जाता है, या फिर इसको वेजाना के थ्रू भी कर सकते हैं, पर नॉर्मली जो होता है वो पेट के ऊपर से ही काट के निकाला जाता है। फिर जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो होगा एंटी पार्टम हेमरेज। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, और फिलहाल हम यहीं तक रखेंगे क्योंकि ये एबॉर्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया है। और आप चाहें तो इसको नाम वगैरह को भी सिर्फ याद रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। प्रोस्टाग्लैंडिन में 1-2 प्रोस्टाग्लैंडिन का नाम तो आपको वैसे भी याद होगा, मीजोप्रिस्टल, मिफेप्रिस्टल, ये सारी चीज़ें। और इसमें बस मेथड्स का नाम अच्छे से याद रख लें कि कैसे करवाया जाता है। और MTP एक्ट जो होता है, जो मैंने आज बताया है, उसको थोड़ा डिटेल से ज़रूर पढ़ लें। ये जो मैंने MTP एक्ट बताया है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, और वाइवा में भी ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती है। तो आप इसको अच्छे से डिस्कस कर लें, बाकी अपने एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए और आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।